हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 जो कि है समतल में गति। इसमें सर्वप्रथम हमने इसके हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस के माध्यम से, जहां पर हमने समझा, सीखा उन कॉन्सेप्ट्स को, एंड देन आफ्टर बारी थी उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखने की कि जो हमने पढ़ा था, जिस फॉर्मेट में हमने पढ़ा था, जो हमने एनालाइज किया था, क्या रियल में वो वैसा ही होता है या कुछ डिफरेंट होता है। तो इसका बेहतर तरीका था कि हम कर लेते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से हमने उन सारे ही कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखा, समझा, सीखा। उसी प्रकार अब बारी थी क्या, तो उस चैप्टर को एक बार समराइज कराने की, एक साथ पूरे चैप्टर की एनालिसिस की, एक कंपैरेटिव एनालिसिस कह सकता हूं मैं कि भाई एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे भिन्न है, या एक टॉपिक का रिलेशन दूसरे टॉपिक के साथ में क्यों है, कैसे है। तो उसके लिए हमने किया एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें हमने समझा, सीखा, जितना भी था पहले उन सब को कोरिलेट किया, समझ लिया। अब क्या करें भाई, तो अब चाहिए वो पूरा चैप्टर हमें फिंगर टिप्स पे, और जब चैप्टर पूरा फिंगर टिप्स पे चाहिए तो हमारे पास में एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा काम होता है, वो है क्या भाई, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज होता तो बहुत क्विक टाइम के लिए, मतलब बहुत जल्दी ही रिस्पॉन्ड करना होता मुझे आंसर्स को लेकर के, बट हमारा ब्रेन पूरी प्रोसेस करके लाता है उसको, मतलब उस हर एक टॉपिक को टच कर लेता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को टच करके आ जाता है जो कि हमें हमेशा के लिए याद रहने चाहिए। मतलब पूरा चैप्टर वन क्लिक अगर फिंगर टिप्स पे चाहिए तो भैया एमसीक्यू सबसे बेहतर तरीका है इसको समराइज करने का, इसको याद रखने का। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं इस सेशन को, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब आप चाहे जेई एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो, आप दोनों के लिए ही ये पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करना होता है इसमें, कैसे समझते हैं कि भैया ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऐसा समझिए ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। वो ऐसा कि भाई जैसे हमारे ब्रेन के लिए कहें तो अगर कोई चीज हो, जैसे क्या, मान लीजिए ये हाथ कहीं गर्म चीज पे रख जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है कि ये गर्म लगा तो इस स्किन ने क्या किया, ब्रेन को सिग्नल दिया, फिर ब्रेन ने सोचा अच्छा कुछ गर्म लग रहा है, तो फिर दूसरे हाथ को इंस्ट्रक्शन दिया, बोले भैया जाओ हाथ हटा दो। ऐसा कुछ होता है क्या? इतनी प्रोसेस करता है कि आपका ब्रेन? नहीं, आपके ब्रेन के पास में पता है ये पहले से ही डेटा फील्ड है क्या, ऐसा पीछे भी हाथ और गर्म लगा ना, हाथ झटके से हट जाता है। क्यों हटता है भाई? क्योंकि ब्रेन को अब आपको सिग्नल देने की जरूरत नहीं है, उसने इसको इतना प्रैक्टिस किया हुआ है, उसको ये सारे रिस्पॉन्सेस पता है कि कब क्या रिस्पॉन्स करना है। तो सारे रिएक्शन, सारे रिस्पॉन्सेस अपने आप ब्रेन करता है ना, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम काम तो हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक टॉपिक में इतना घुसे, इस तरीके से उस टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस को लेकर के आए कि आपके ब्रेन को आदत सी हो जाए। आदत से जब चीजें हो जाती है ना, तो तकलीफ नहीं देती, इजी गोइंग होती है, आराम से हो जाती है। तो चलिए भैया इसी मोटिव के साथ में हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। एंड वायदे के मुताबिक, जैसा कि आप पहले 3 चैप्टर में करते हुए आ रहे हैं कि भाई जैसे ही क्वेश्चंस फ्लैश होते हैं आप तुरंत ही उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं। एंड आई होप कि आप अभी भी सेम काम करने वाले हैं, आप आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूं मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एंड आप रेडी हो जाइए आंसर करने को। तो भैया पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक कण का प्रारंभिक वेग v0 किसी तल में है, उसी तल में उस पर एक अचर त्वरण वेग की दिशा से भिन्न दिशा में कार्य करता है, तो उसका पथ कैसा होगा। तो एक सिंपल सी बात है, वो ये कह रहे हैं किसी को v0 है ना, किसी तल में है। तल में होने का मतलब ये मान लीजिए ये मेरा y और ये मेरा x, ये मेरा क्षैतिज और ये मेरा ऊर्ध्वाधर। एक क्षैतिज तल है और दूसरा ऊर्ध्वाधर तल है। अब इसमें किसी को v0 वेलोसिटी से फेंक दिया, कर दो, फेंक दो।
ये रहा इसका वी नॉट वेलोसिटी। वी नॉट कहने का सीधा मतलब है भाई, इसका मतलब होता है प्रारंभिक वेग। आप बोलोगे आपको कैसे पता लगा भाई? तो मुझे ऐसे पता लगा कि ये नॉट जिसको मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं, ये अल्टीमेटली है प्रारंभिक, जीरो पे, टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू जीरो पे। टी इक्वल्स टू जीरो पे जो वेग होगा वो क्या होगा? प्रारंभिक वेग। तो ये प्रारंभिक वेग है। अच्छा, इस पे जब मैंने किसी को फेंका है तो ऐसा चल के जाएगा। क्यों चल के जाएगा? क्योंकि यहां पर क्या कहा गया? कहा गया कि भैया इसके पास में वी नॉट इधर, लेकिन एक अचर। अचर मतलब कैसा भाई? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट त्वरण कौन होगा? हमें घर से पता है क्या कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कांस्टेंट है हमारे पृथ्वी पर। एंड जब मैंने इसको थ्रो किया हुआ है तो इस पे जी सदैव नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। ये पिंड यहां चलिए, यहां आ गया, यहां पर v का मान इधर है और यहां पर भी g नीचे ही की तरफ लग रहा है। यहां पर आ गया बिल्कुल बीचों बीच, यहां पर v का मान इधर है लेकिन g नीचे ही लग रहा है। अगर आप सभी जगहों पर पाएंगे, ये रहा v का मान, लेकिन g यहां पर भी नीचे ही लग रहा है। आप सभी जगहों पर पाएंगे तो क्या कहा गया था कि उसी तल में एक अचर त्वरण वेग, ये सब त्वरण है, वेग की भिन्न दिशा में लगे, वेग की भिन्न दिशा में, वेग से भिन्न है। कैसे भिन्न है? वेग देखिए इधर है तो जी इधर, वेग इधर है जी नीचे, वेग इधर है जी नीचे, वेग इधर है जी नीचे, हर जगह देखिए ना वेग से अलग ही दिशा में तो है। तो ये हर जगह क्या करे? तो हर जगह कर रही है कि भैया इसका पथ धीरे 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 मुड़ता चला गया, मुड़ता चला गया और जाके गिरा। अर्थात ये कौन सा पथ है भाई? तो ये पथ परवलयाकार है। अब आप सोचिए ना, मैंने क्या बोला था कि ये हर एक कॉन्सेप्ट को टच करके आता है भाई। तो हर एक कॉन्सेप्ट को टच करने का मतलब समझ में आया। ये सबसे पहला ही टॉपिक क्या कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। किसी भी प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। इस चैप्टर का रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ना, क्रक्स लाइन है इस चैप्टर का। तो भैया वो देखिए पहले ही सवाल में पूछ लिया गया। अब ये जितनी भी बातें मैंने सिखाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब हमने कंसेप्ट वीडियोस देखना शुरू किया होगा तब सबसे स्टार्टिंग में जब मैं इस चैप्टर को इनिशिएट कर रहा था, प्रारंभ कर रहा था, तब आपको सिखाया था। लीजिए उस पे क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल दिख रहा है भैया, ग इज द करेक्ट वन। सरल रेखीय क्यों नहीं होगा भाई? तो सरल रेखा में तो स्ट्रेट जाना होगा ना, वो समतल में गति थोड़ी होता भाई, वो सरल रेखा में। यहां तो कही रहा ना तल में गति, मतलब समतल में, तो ये तो खत्म। वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार नहीं होगा भाई, परवलयाकार होगा। वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार होने में एक सेंट्रिसिटी का गेम है जो कि हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसको क्रॉस वेरीफाई करते हुए। ग इज द करेक्ट वन। एंड अगर आपने भी ग लगाया तो बिल्कुल सही लगाया भाई, बिल्कुल सही आपने आंसर टिक किया। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड कह रहे किसी प्रक्षेप्य की समय t पर ऊंचाई y तथा क्षैतिज तल पर दूरी x। ठीक है, ऊंचाई y दे दिया गया, क्षैतिज तल पर दूरी x दे दिया गया। क्रमशः y और x के लिए अगर वैल्यू देखें तो 6t मीटर है, जहां t सेकंड में है, तो वह वेग जिसे प्रक्षेप्य प्रक्षेपित किया गया होगा वो बताना है। अच्छा, आसान सा काम है। क्या काम है भाई? देखिए कुछ वैल्यूज जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लेता हूं। मेरे को y जो गिवन है वो गिवन है 8t माइनस 5t स्क्वायर, एंड जो x गिवन है वो गिवन है 60। ठीक है, सिंपल। देखिए मैंने एक समतल बना ली, इस समतल में मैं एक प्रक्षेप्य को भेजता हूं, यह आ गया। किसी भी क्षण जहां t सेकेंड में है ना, तो किसी भी क्षण पे पहले वेग निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहां पर मैं वेग निकाल, तो इस वेग का मान क्या होगा भाई? तो यहां पर होगा vx और वर्टिकल एक्सिस में होगा vy। ठीक है ना, किसी भी जगह पे अगर एंगल पे कोई भी वेक्टर किसी कोण के साथ में है, क्षैतिज के साथ में कुछ भी कोण बनाएगा, तो यह बात बिल्कुल तय है कि इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे। एक कंपोनेंट है इसका vx और एक कंपोनेंट है इसका vy। यहां पर मुझे अगर v चाहिए, मतलब मुझे चाहिए अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यही चाहिए होता भाई, vx का स्क्वायर प्लस vy। इवन मैं तो ये भी आपको सिखाऊं, पता है यहां पर आपको थीटा चाहिए ना, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू निकाल सकते हैं आप क्या? vy अपॉन में vx। खैर अब मेरे को ऑप्शन में पूछा नहीं, इसलिए मैं साइड में आपके जानकारी के लिए रख रहा हूं।
आता हूं मैं Vx और Vy को निकाल के, यहां तो दिया नहीं है भाई, तो Vx कैसे निकालेंगे? चूंकि मुझे पता है वेग बराबर होता है भैया विस्थापन बटा में समय। क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। अब वेग मुझे चाहिए, विस्थापन मैंने को दो पार्ट में दिया है, क्षैतिज अलग और ऊर्ध्वाधर अलग। तो मैं कहता हूं भैया सबसे पहले क्षैतिज वेग अर्थात Vx की बात करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्षैतिज विस्थापन बटा में समय। अब मुझे पता है कि जैसे ही इक्वेशन के फॉर्म में आने लगती हैं चीजें, मुझे डिफरेंशिएट करना होता है। मतलब Vx इज इक्वल्स टू हाउ मच? Vx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या भाई? तो विस्थापन परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, ये विस्थापन परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष। विस्थापन कितना? x की वैल्यू कितना? 60। तो d अपॉन dt, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको वो नंबर अलग से दिखता रहे। 60, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे आंसर मिलेगा मुझे 6, मतलब Vx की वैल्यू मिल गई मुझे 6। आप बोलोगे ऐसे अपनी मर्जी से कर दे तो हमें भी तो समझाओ। तो लो भैया आपको भी समझाए। d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्म हमने सीखा है n x टू द पावर n माइनस 1, यह फॉर्मूला हमने सीखा। ये नीचे जो भी टर्म होता है वही उसी का डिफरेंशिएशन होना होता है। यहां t होता है तो ये t का टर्म, जैसे वहां पर दिख रहा है t में, तो अगर मैं इसी को t के टर्म में आपके लिए लिखूं, सेम थिंग, तो क्या लिखूंगा? कुछ नहीं। यहां अगर t करूंगा तो यहां t टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? n t टू द पावर n माइनस 1। अभी t की जगह x लिखा था। वेरिएबल आप समझते हैं ना भाई, वेरिएबल चेंज हो सकता है किसी भी टर्म में, x y z कुछ भी, फॉर्मुलेशन नहीं बदलता, वैल्यूएशन नहीं बदलेगी उसकी। अब इससे क्या समझ में आता है? तो इससे मुझे यह समझ में आया कि यहां पर क्या किया गया भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ 6 इंटू टी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 6t अपॉन dt, यहां पर t की पावर कितना था? 1, तो 6t की पावर 1 माइनस 1 मतलब 6t की पावर 0, मतलब क्या? 6 इंटू 1 मतलब 6। कोई दिक्कत? पावर को नीचे उतारना होता और एक से माइनस करना, तो पावर को नीचे उतारूंगा, 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई तो सेम ही होगा, अर्थात 6t का डिफरेंशिएशन 6। सिमिलरली मैं यहां पर निकालता हूं कौन सा? हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर वेग। मतलब मैं बात करना चाहता हूं Vy की। Vy कैसा हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे कि भैया तो ये इसको ऊर्ध्वाधर वेग बटा में समय लिखिए, सॉरी ऊर्ध्वाधर विस्थापन बटा में समय। तो मैं कहता हूं Vy इज इक्वल्स टू, मैं लिख लूंगा क्या? dy अपॉन में dt, और dy अपॉन में dt जब करेंगे, रखिए ना y dy, ये आपको यहां पे मिल जाएगा d अपॉन dt। अगेन फंक्शन के कलर को चेंज कर देता हूं मैं, 8t माइनस 5t स्क्वायर, 8t माइनस 5। अब इसको बांट दीजिए, इसको बांटने का मतलब होता है d8t अपॉन dt माइनस d अपॉन dt ऑफ 5t स्क्वायर। बांट दिया दोनों को भाई, जब ऐसा होता है तो बांट दिया जाता है, दोनों को दे दीजिए, जैसे नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते थे उसी तरीके से। अब 8t का डिफरेंशिएशन तो 8 हो जाएगा, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे 2 नीचे उतर जाएगा, तो यानी 5 2 10t, ये होगा Vy। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसका प्रारंभिक वेग कितना आएगा? क्योंकि यहां पर देखिए ना ध्यान से, ये कहना है इसका प्रारंभिक वेग बताइए मुझे, ठीक है, जिस वेग से प्रक्षेपित किया गया होगा, मतलब प्रक्षेपित किया होगा, तो ये प्रारंभिक कितना है? मतलब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये देखिए, इसको मैं कहूंगा v नॉट y माइनस, इसको कायदे से लिखूं तो ये तो gt है, Vy की वैल्यू v नॉट y माइनस gt, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे ये मिल रहा है, यानी v नॉट y की वैल्यू कितनी मिल रही? 8, यानी यहां से देखूं तो Vx v नॉट y इज 8, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, तो ये भी मीटर प्रति सेकेंड हो गया। मुझे यहां पे मिल गया दोनों। अब रख दीजिए जरा, क्या पाएंगे आप? तो आप पाएंगे यहां से मिला 6 का स्क्वायर, Vy की वैल्यू कितनी मिली? 8 का स्क्वायर। ये बाकी को क्यों छोड़ दिया? तो बाकी जो है ये AT है, ये A है और ये T है, तो उसको नहीं चाहिए, मुझे तो वेलोसिटी चाहिए। ये मिल गया। क्या करेंगे? तो 36
प्लस 64 अंडर रूट ऑफ 100 बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी मुझे जो मिल गया वो मिल गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आंसर में दिख रहा है भाई? तो बिल्कुल दिख रहा है, ग बिल्कुल सही है। अच्छा, आप चाहते तो यहां से भी कर सकते थे, ये s इक्वल्स टू आप लिख दीजिए ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इससे कंपेयर कीजिए, आपको हाफ ऑफ gt का मान 5 दिख रहा है। ध्यान से देखिए, हाफ ऑफ gt का मान, हाफ ऑफ gt का मान, हाफ ऑफ gt का मान अगर आपको दिख रहा है कितना, 5 टी स्क्वायर। तो यहां से g का मान अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 कर दीजिए, मतलब gt स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 10। ठीक है ना? तो ये यहां से भी निकालना टिपिकल नहीं है, यहां से भी आपको सेम मिलता है। आपको u की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे कंपेयर करके तो 8 है। और यहां से भी अगर करते हैं x की भी वैल्यू, x इक्वल्स टू यू एक्स प्लस यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहां पर आपको पता है जब आपने इसको ऊर्ध्वाधर फेंका है तो क्षैतिज त्वरण 0 होता है। तो मतलब ये क्षैतिज त्वरण, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यू एक्स टी के बराबर बचेगा। यानी यू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 6। तो ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपने तो शुरू में कहा था कि ये जो है ये एमसीक्यूज है, बहुत जल्दी होंगे, ये इतना सारा टाइम लगेगा क्या? तो भैया इतना सारा टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी ही बनेगा। चूंकि मैं आपको इसको ट्रेडिशनली पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा। बट आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आंसर को टाइप किया होगा, तो बहुत ही क्विकली टाइप कर दिया होगा, क्योंकि यहां से देख के भी आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करके समझ सकते हैं। चलिए, जैसे मैंने यहां पर कंपेयर किया, ठीक है, यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं है, तो आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेते भाई। आइए, आंसर ग बिल्कुल सही है ना? आंसर ग बिल्कुल सही है। चलिए भाई, यहां तक की बात हमें हो गई है क्लियर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के भी आंसर करेंगे आप। कीजिए भैया 3 का आंसर। क्या कह रहे? किसी ऊंचाई से एक प्रक्षेप 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। यदि g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब इसका 5 सेकंड के बाद में वेग कितना होगा? अच्छा, ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बट एक छोटी सी डिफरेंस आ गई। क्या? तो अभी डिफरेंस ये आ गई कि इसको h हाइट पे पहले ही रखा गया था, मतलब ये क्षैतिज प्रक्षेपण का केस है, जबकि पीछे वाला जो था वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस था। ठीक है, वो जमीन से, धरातल से थीटा डिग्री का कोण बना के जा रहा। दोनों में डिफरेंस तो आपको क्लियर ही होगा, फिर भी बनाता हूं। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और ये जो मैं अभी बनाऊंगा ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्षैतिज प्रक्षेपण। ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा, एक एच हाइट से और एक जमीन से उठ करके गई। ठीक है, इसको अगर यहां से बांट देंगे तो ये भी एच हाइट जैसा ही दिखने लगेगा। ठीक है, आइए मैं आगे बढ़ाता हूं इसको। तो यहां पे कह रहे हैं भाई कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया गया, मतलब यहां से सिर्फ और सिर्फ जो वेग देते हैं ना वो क्षैतिज वेग देते हैं। मतलब यहां से मैंने दिया यू एक्स की वैल्यू दी है 20 मीटर पर सेकेंड। हर जगह पे जो मिलेगा वो सेम ही मिलता जाएगा, लेकिन यहां पर कह रहे 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड के बाद मान लीजिए वो यहां पहुंच चुका था पिंड, ये होगा उसका वेग। तो यहां पर इसके 2 टुकड़े, एक वही Vx और एक वही Vy, ये वही बराबर हो जाएगा मेरे Ux के। अब Vy तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। Vy कैसे कैलकुलेट करेंगे तो जरा देखिए, चूंकि मुझे ये बात भी पता है, v इज इक्वल्स टू क्या, तो अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। अब चाहिए Vy भैया, तो Vy इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो ये होता है u प्लस gt। ऊपर से भाई नीचे गिर रहा है तो g हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो बॉल है यहां से क्या हो रहा है भाई, यहां से नीचे की तरफ गिरेगा तो g तो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी ये जो Vy की जो यहां पर डायरेक्शन होगी, g की भी डायरेक्शन सेम होने वाली है। g नीचे ही लगता भैया, g हमेशा पृथ्वी की केंद्र की तरफ लगता है, डाउनवर्ड ही लगेगा। ऊपर अगर यही ऑब्जेक्ट जा रहा हो तो g नेगेटिव होता है, क्योंकि मंदन कर रहा होता है। एक बॉल को आप ऊपर फेंकिए तो बॉल धीरे 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 रुक रही है ना, मतलब उसमें मंदन हो रहा है ना, करा कौन रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण करा रहा भाई, वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो नेगेटिव है। बट इट्स टाइम कि भैया ऑब्जेक्ट नीचे की ही तरफ गिर रही है ना, मतलब उसका वेग भी उसी दिशा में है जिस दिशा में क्या हो रहा है भाई, तो गुरुत्वीय त्वरण लग रही है, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव। लो भैया जी हो चुका है मेरा पॉजिटिव। नाउ कम टू द पॉइंट हियर, दिस इज
रिटन एज वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। यू वाई कहने का मतलब है कि प्रारंभिक वेग कौन सी, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ये प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा में, ये किसमें, ये क्षैतिज है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कैसे होगी, ऊर्ध्वाधर होगी। अब ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें तो यहां ऊर्ध्वाधर वेग आपने दिया था क्या, नहीं दिया था। आपने यहां पर कुछ भी नहीं दिया था, यू वाई इज इक्वल टू 0 था, रख दीजिए, कुछ तो मिलेगा। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू कितनी कह दी, 0 प्लस जी की वैल्यू, तो इन्होंने कहा 10 ले लीजिए, ले लिया। टाइम इन्होंने कहा 5 सेकेंड के बाद, तो ये 5 ले लीजिए। अच्छा जी 10 ले लीजिए ना, ये 5, मतलब वी वाई की वैल्यू कितनी होगी, 50। अच्छा तो चले करें मेहनत, आइए, दोनों मिल चुका है। इसी को यहां पर ux के बराबर है, मतलब ये किसके बराबर है, ये 20 है, ये अल्टीमेटली कितना है, 20 है, तो हो गया अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, 50 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 2500, 500 का स्क्वायर 2500, 25 4 2900, अंडर रूट ऑफ 2900। 2900 को जब आप सॉल्व करेंगे तो तकरीबन 53.4 अप्रॉक्स है ना। ये मैं करेक्ट नहीं लिख रहा हूं भाई, मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि वैसे भी दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, 2900 के कुछ करेक्ट आएगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं एक नियरेस्ट वैल्यू। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको करीब करीब इसी के आसपास की वैल्यू मिलेगी, तो ऐसे एक नंबर लिख दिया मैंने, है ना। 53.4 53.5 भी लिख सकते हैं करीब करीब, है ना। तो चलिए मुद्दे पे आता हूं मैं। मुद्दा ये कह रहा भैया कि तो आंसर कौन सा होगा, तो आंसर मेरे को ये सब दूर दूर दिख रहा है, तभी मैंने ये काम किया, नहीं तो मैं 2900 का निकालता बकायदा डेसिमल में। सपोज अगर यहां पे ऐसे ऑप्शन होता है कि 52 पॉइंट समथिंग, 53 पॉइंट समथिंग, 54 पॉइंट समथिंग, तो मैं बिल्कुल करेक्ट निकाल के चलता, बट यहां मुझे दिख रहा नहीं, ये ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 54 के आसपास कोई दिख ही नहीं रहा है, और मेरा 53 दशमलव कुछ आया, तो मैं तो 54 के साथ जाऊंगा, 54 सही है, ठीक है ना। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं भाई, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट ऑप्शन में जो दिया मुझे तो उसके साथ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन के साथ मैं बगावत नहीं कर सकता हूं, इसलिए तो मतलब ग बिल्कुल करेक्ट है, 54 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। कोई समस्या इसमें भी नहीं होनी चाहिए आपको, ये भी बहुत ही आसान सा काम था, बहुत ही इजी गोइंग था, ठीक है ना। चलिए, तो चाहें तो भैया आप चाहें तो सभी के इनके सॉल्यूशंस के स्क्रीनशॉट रख सकते हैं भाई, वो आगे की तरफ आपको बहुत काम देने वाले होते हैं, और इनके सीरीज भी आप बनाते चले जाइए, मतलब आप चाहें तो अपने लिए एक बुकलेट फॉर्म बनाते चले जाइए जिसमें आप इनको अरेंज करके रख सकते हैं। खैर हमारे पास तो आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल अरेंज सिस्टमैटिक सब कुछ मिल ही जाता है, बट आप अपने लिए भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि एट द फाइनल एंड एग्जाम में आपको अपीयर होना है, और अगर आपको अपीयर होना है तो ये सब कुछ आपका होना चाहिए, है ना। ये आपका कब होगा, जब आप अपनाएंगे। कब अपनाएंगे, जब आप इसको ट्राई करेंगे। लो भैया, बातों ही बातों में अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहे हैं यदि प्रक्षेप्य कोण थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए क्षैतिज परास का मान 200 मीटर हो, तो निम्नलिखित में से किस अन्य कोण के लिए परास यही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या, कि ऐसा कहना चाह रहे। देखिए आंसर भैया तब तक टाइप करेंगे जिनको समझ में आ चुका है, ठीक है। ये ऐसा कुछ कह रहे हैं कि अगर 30 डिग्री पर मैंने मैंने इसको 30 डिग्री पर प्रक्षेपित किया, तो यहां चल के गया। हमने ये इसको पढ़ा था कॉन्सेप्ट वीडियोस के टाइम पे, क्या कि अगर मैं इसको एक दूसरे कोण निकालना है मुझे, मैं चाहूं तो आंसर लिख सकता हूं, बट मैं निकालूंगा भाई, फिर आपको आंसर लिखाता हूं। ये एक थीटा कोण है जिस पे मैं फेंकूं, तो ये जो दूरी जो तय हो रही है ना, ये जो रेंज तय हो रही है सेम हो, 30 डिग्री के लिए भी उतनी ही, और एक नए कोण के लिए भी उतनी है। तो वो नया कोण कितना होगा, वो थीटा कितना होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो सकता है भाई, तो मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, कि सेम रेंज के लिए दो अलग अलग रेंज सेम होगा, लेकिन दो अलग अलग कोण पर फेंके गए ऑब्जेक्ट जा सकते हैं। मतलब ये वही फ्लैट 6 है और ये उठा करके 6 मारा है। अब ये फ्लैट 6 मारोगे तो कैच हो जाओगे ना, तो इसलिए उठा करके मारना पड़ेगा। उठा के मारने का मतलब क्या, और फ्लैट 6 में क्या, तो भैया वेलोसिटीज का डिफरेंस होगा ना। यहां पर जो वेलोसिटी दी जाएगी और यहां पे जो वेलोसिटी दी जाएगी, कौन सी, वर्टिकल वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं वी वाई और वी वाई डैश,
ये वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की अलग होगी, इसलिए एक 30 डिग्री पर भी वहां पहुंच गया और एक 60 डिग्री पर जाकर के पहुंच रहा है। आंसर बता दिया यार, चलो अब तो रिवील हो गया आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेट भी करके देता हूं। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, अगर भैया आंसर आपने टाइप कर दिया अच्छी बात है, मैं कैलकुलेट करता हूं। आइए क्या है, तो भैया करना यह है कि आपसे कहा गया कि प्रक्षेप्य कोण 30 डिग्री के लिए जो परास होगा वही आपको निकालना है और थीटा निकालना है। तो मैं आर के लिए कर लूं, ये रेंज सेम ही होना चाहिए, कहने का सीधा मतलब तो ये, ठीक है ना, 200 हो, 100 हो, 50 हो, जो मर्जी हो, मैं तो आर के लिए निकालता हूं ताकि आपको एक जनरल फॉर्म दे सकूं। तो देखिए आर इक्वल्स टू, आपको पता होगा क्या होता है भाई, आर इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। और भाई ये आर है, मतलब ये जो होता है ये 2 थीटा है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, आइए तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि भैया यही परास होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर थीटा दिया 30 डिग्री, तो पहले थीटा 30 डिग्री के लिए निकाल लेते। थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री गिवन है, तो आर इक्वल्स टू हाउ मच, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन में जी। अब 2 इंटू 30 मतलब साइन 60, ठीक है ना, यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री अपॉन जी, ये आ गया आर, और साइन 60 कितना होता है भाई, तो √3/2। तो ये हो गया आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू √3/2। साइन 60 is the same as the cos 30 and cos 30 is √3/2. That's why sin 60 is also √3/2. Now कह ये रहे हैं कि भाई इसी के बराबर, ठीक है ना, किस अन्य कोण के लिए यही परास होगा। तो मैं कहता हूं कि r इज इक्वल्स टू, अब मुझे निकालना है तो मैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, जहां पर r का जो मान है, r का मान कितना होना चाहिए, यू स्क्वायर अपॉन में जी और √3/2, तभी तो सेम परास होगा। इसी परास के लिए थीटा निकालना है अगला, तो रख दीजिए यू स्क्वायर अपॉन में जी √3/2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये तो कैंसिल हो गया भैया, क्या बचा, √3/2 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। नाउ √3/2 साइन में किसका और मान हो सकता है, तो साइन 60 का तो होता ही है, ये साइन, ये साइन 120 डिग्री का भी सेम मान होता है, तो ये किसके बराबर हो गया, 2 थीटा के। ये √3/2 साइन 120 डिग्री के बराबर भी होता है भाई, ठीक है ना, सेम होता है 60 का 120 में, कॉस का भी सेम होता है, लेकिन एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे साइन की बात हो रही है, मतलब यहां से साइन कंपेयर हो गया, 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा, अर्थात 120/2 दैट इज इक्वल टू थीटा, व्हिच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और किस मान के लिए हो सकता है, सेम आर, तो मैंने इस आर को कंपेयर कर दिया इससे, अर्थात मुझे मिल गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री पर ये थीटा जो है ये कितना है, ये 60 डिग्री अगर हो ये थीटा ये वाला, तो भी ये इसी जगह पर आकर के गिरेगा, सेम मान पर आकर के गिरेगा। ठीक है ना, अच्छा इसी में एक छोटी सी बात और मैं आपको समझाऊं, पहले इसको क्रॉस वेरीफाई कराता हूं। बिल्कुल करेक्ट। मैं एक और छोटी सी बात समझाता हूं, अगर आपने ये इस वेलोसिटी को सेम एंगल पे, इस वेलोसिटी को चेंज कर दिया, तब हो सकता है ये यहीं पे गिर जाए और ये 60 वाला भी आकर के यहां पे गिर जाए। ये रेंज देखिए, ये रेंज इस केस में क्या हो गया, बदल गया। यहां पर रेंज पहले ये था, अब ये नया रेंज आ गया r'। मतलब क्या कहने का है कि अगर वर्टिकल वेलोसिटी को आप चेंज करेंगे तो रेंज बदल सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर एक बात यह भी समझ में आती है कि एंगल भी बदलने पर रेंज सेम रखा जा सकता है। ये रहा 60 और 30 दोनों पर ही जो मुझे मिला एंगल है ना, 60 और 30 दोनों पर जो मुझे मिला रेंज कितना मिला, वो मिला मुझे सेम। अब यहां पर 200 दिया है, 200 दिया तो 200 रख देते, क्या फर्क पड़ता भाई, वो कंपेयर होके तो वही आ रहा है ना। यहां आपको आर दिख रहा है क्या कहीं पर भी, 200 रखे, 100 रखे, 50 रखे, कुछ भी रखे चलेगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं भाई क्या कह रहे हैं। 5 कह रहे हैं यदि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री के लिए क्षैतिज परास का मान 100 मीटर है, तो 30 डिग्री के लिए परास का मान कितना होगा। जल्दी आंसर कीजिए भाई, ये आपको बहुत अच्छे से बनता है। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
कि भाई चाहे वो 60 डिग्री हो या फिर वो 30 डिग्री हो, इन दोनों में R का जो मान होता है वो इक्वल होगा। R60 भी वही होगा जो कि R30 डिग्री के लिए होगा। R60 डिग्री के लिए, R30 डिग्री के लिए दोनों सेम होगा। तो दोनों कितना होगा दिया, एक में 60 वाले में अगर इन्होंने कहा 60 वाले में इन्होंने कहा 100, तो 60 में 100 तो 30 में भी 100। आंसर 100 मीटर। कैसे पता लगा? तो अभी जस्ट हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए 100 मीटर। कोई तकलीफ कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। पूरा सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने अभी यही आपको सिखाया कि भैया आपको अगर आपने वर्टिकल वेलोसिटी को आपने चेंज कर दिया तो ये एक 60 पर फेंका, एक 30 पर फेंका, ये एक 30 था और एक 60 था, लेकिन दोनों का जो रेंज है वो कितना दिख रहा है? यहां पर 100 मीटर दिख रहा है। जबकि पिछले क्वेश्चन में आपने क्या पाया था कि यही इतने पर फेंकने पर ये दोनों 200 मीटर जा रहे थे। तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रेंज एक में जो आपने तय किया है वही दूसरे में भी तय करेंगे, जो 30 में वही 60 में। अगर 30 में 100 तो 60 में भी 100, 30 में 200 तो 60 में भी 200, 30 में 8 तो 60 में भी 8। इसीलिए मैंने जनरल टर्म R के लिए कराया था। आइए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां कह रहे हैं अधिकतम परास, है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है, के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। अभी तो किया क्या, मैं ये कह रहा हूं कि भैया R की वैल्यू मुझे मिली u² sin 2 थीटा अपॉन में g, और यह अधिकतम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? यह अधिकतम R मैक्स के लिए शुद्ध रूप से लिखूं तो मैं तो लिखूंगा कि देखिए u और g तो कांस्टेंट है। u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, वो भी अगर एक प्रक्षेप्य की बात करते हैं, जो आपने इनिशियल वेलोसिटी किसी प्रक्षेप्य को दे दी वही रहने वाली है, वो बदलने वाली नहीं है थ्रू आउट ऑफ द जर्नी। तो उसमें क्या बदलाव ला के भेजो उसको, तो मैं कहता हूं भैया ये साइन थीटा। क्यों साइन थीटा? R मैक्स के लिए साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए। अब साइन थीटा का अगर आपको ग्राफ ध्यान में हो, ठीक है, मैंने आपको ध्यान से अगर याद करेंगे तो मैंने जब आपको पढ़ाया था मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट वीडियोस में, मैंने आपको कहा था कि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है ना, इसलिए आपको मैंने भी मेहनत कराई थी कि भैया नहीं आप भी सीखिए उसको, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ देखिए जरा, या साइन थीटा का ग्राफ देखिए, ये रहा। ये जो अधिकतम मान है ये +1 है, और ये जो न्यूनतम मान है ये -1 है। ये किसका है भाई? तो ये साइन थीटा का ग्राफ है। अर्थात यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि साइन थीटा जो है ये -1 से +1 के बीच का मान देता है। मतलब साइन थीटा अधिकतम कब होगा? अर्थात यहां से क्या दिख रहा है? साइन थीटा का अधिकतम मान एक संभव है। मैंने क्या कहा? -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ये देखिए ना, ये +1 है और ये -1, इसी के बीच में सारे मान आएंगे, ना तो -1 से छोटा ना +1 से बड़ा। अधिकतम की बात करें तो मैं कह रहा हूं कि इससे ऊपर कुछ भी मान नहीं आने वाला है। तो जब इसके ऊपर नहीं आने वाला, मतलब साइन 2 थीटा जो दिख रहा है, यह अधिकतम कितना हो सकता है भाई? ये अधिकतम 1 के बराबर हो सकता है। मतलब इसका मान जो है साइन 2 थीटा का मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और 1 कहां पर मान है भाई? तो ये रहा 0, ये रहा क्या? π/2, यानी साइन π/2 का होता है मेरा मान कितना? 1। अगर डिग्री में लिखे तो पाई मतलब 180 डिग्री, 90 डिग्री है ये, यानी इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 डिग्री। अच्छा, साइन से साइन कंपेयर हो गया तो थीटा इक्वल्स टू, मतलब 2 थीटा इक्वल्स टू क्या मिला? 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू हाउ मच? 90 डिग्री अपॉन में 2, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर मैं किसी प्रक्षेप्य को क्षैतिज से 45 डिग्री अंश पर ऐसा फेंकता हूं,
ये कोण का मान कितना है 45 डिग्री। तो इस केस में ये जो रेंज है ये कैसा मिलेगा, ये मैक्सिमम मिलेगा। और इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, यहां पर रख के सिखा देता हूं मैं आपको। यहां पे जब आप इसकी वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 करेंगे मतलब 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन जी। तो ये होता है यू स्क्वायर अपॉन में जी। ये किसकी वैल्यू है, आर मैक्स। आर मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर अपॉन में जी। चलेगा, समझ में आया होगा। ये मैंने जब डेराइव कराया था इसको तब भी मैंने आपको सिखाया था कि भैया इसको याद रख लीजिएगा, ये आपको मिलने वाला होगा कहीं ना कहीं। और लीजिए आज आ गया, हमारे सामने मिल गया, है ना। तो क्षैतिज से, क्षैतिज मतलब ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के कोण पर मुझे ये मिला है ना। ये भी बात क्लियर है ना कि भाई हमेशा क्षैतिज से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स लिए जाते हैं, तो 45 डिग्री। खैर यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। कोई कहते भैया ये भी तो 45, तो मैं तो ठीक ही करो ना भाई, मत करना। आज यहां पर 45 है तो उधर से भी 45 है, कल को ये 30 होता तो इधर से तो 60 हो जाता। तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं क्षैतिज से, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल। चलिए बात यहां तक क्लियर होगी, बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो भैया क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है एंड यहां पे कह रहे हैं कि यदि प्रक्षेपक की गति में हवा के प्रतिरोध को सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब क्या करें, एयर फ्रिक्शन को काउंट किया जाए अगर, तो किसमें वृद्धि हो जाएगी, क्या क्षैतिज परास में, क्या महत्तम ऊंचाई में, या वेग जिससे पृथ्वी से टकराता है उससे, किसमें वृद्धि हो जाएगी। तो एक बात समझिए, मैं एक छोटी सी पॉइंट आपको सिखा के ले आता हूं, जरा देखिए। कोई सी भी फ्लूइड, चाहे वो लिक्विड हो या फिर वो गैस हो, दोनों में ही, ये दोनों, इनको क्या कहते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या भाई, ऐसे पदार्थ जो जिस भी किसी आकृति में रखेंगे उसका आकार ले लेते हैं। और भी कुछ कुछ चीजें। सेकंड जो पार्ट है हमारे फिजिक्स का, पार्ट 2 भाग 2, ये भाग 1 चल रहा है, भाग 2 जो है हमारे फिजिक्स का, उसमें इसी को डील करना, खूब करना तबीयत से। बस अभी के लिए इतना समझिए। मैं कहता हूं कि अगर ये रहा पानी, और इस पानी में मैंने क्या किया, एक मग डुबा दिया, पानी से भरा हुआ मग। तो ये क्या करेगा, ये पानी को अपने आसपास जहां पे ये होगा, मग अपने आयतन के बराबर अपने इस पानी को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। अब पानी तो हट गया, लेकिन जैसे ही मग ऊपर निकालते हैं ये, अब मग ऊपर निकाल लेंगे तो वहां का पानी वैसे ही हटा का हटा थोड़ी रहेगा भाई। ये पानी अपने आप को फिर से वापस से भर लेता है ना, केवल ऐसा गड्ढा दिखता है, नहीं दिखता, पानी भर लेता है। अर्थात ये समझ में आ रहा है कि ये जो फ्लूइड जिसको आपने हटाया है, ये हमेशा ऊपर की तरफ एक बल लगाता है जिसको कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। इससे सामना हुआ होगा आपको क्लास 9th में, जहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा और उत्प्लावन बल की भी बात की होगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं कि भैया जितना विस्थापित जल होगा उसी के भार के बराबर होगा। ये विस्थापित, मैं जल लिख देता हूं, वैसे फ्लूइड लिखना चाहिए मुझे, विस्थापित जल के भार के बराबर होता है उत्प्लावन बल, और हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। क्यों सिखा रहे हो, इसमें क्या काम, तो भैया इसमें काम है। इसी के कारण जैसे ही इसको मैं पानी से बाहर निकालता हूं तो उत्प्लावन बल लगना बंद हो जाता है और मग जो है वो भारी लगता है, जबकि मग जब पानी में डूबा हुआ हो तो हल्का लगता है। क्यों, क्योंकि मैं ऊपर से ऐसे हाथ से इस मग को ऐसा उठा रहा हूं और एक नीचे से भी फोर्स है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो भैया हल्का ही लगेगा ना। अब यहां क्या काम, तो देखिए एक बॉल ऐसा उड़ता हुआ आ रहा है। अब यहां एयर फ्रिक्शन को आपने कहा काउंट कीजिए, तो ये बॉल जब एयर फ्रिक्शन को काउंट करेगा तो क्या करेगा भैया, एयर, हवा क्या करेगा इसमें, तो हवा कोशिश करेगा इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए यहां पर है तो हवा इसके ऊपर कोशिश करेगा, एयर की बात करो, एयर कोशिश करेगा इसको टांग के रखे रहे भैया, नीचे नहीं आने देने का। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जब ये बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है तो क्या कर रहा है, ये एयर को विस्थापित कर रहा है। और मैंने क्या बोला, विस्थापित जितना भी करेंगे, ये जल को कहीं पे वायु भी लिख सकते हैं, जितना भी इसको विस्थापित करेगा उसी के भार के बराबर उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगता, मतलब इस बॉल को टांग के रखेगा। अगर टांग के रखेगा तो किसमें वृद्धि होगी, तो भैया वृद्धि हो जाएगी इसके उड्डयन काल में, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट में वृद्धि हो जाएगी।
इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा भाई, ज्यादा देर तक हवा में झूलती रहेगी ये, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे 36 परास क्यों नहीं, भैया हवा एयर फ्रिक्शन है, रुकावट है, ये रुकावट के कारण तो बढ़ा ना ये टाइम, समय ज्यादा लग रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए था, जल्दी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ज्यादा समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि रुकावट आ गई ना। रेंज कम हो जाएगा भाई, रेंज बढ़ेगा नहीं, रेंज कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये रुकावट है, मुझे रोक रही है, ज्यादा दूर नहीं जाने दे रही है। ठीक है, इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है वो शटल कॉक। बैडमिंटन खेला होगा भाई, आपने देखा होगा इस हवा के कॉन्सेप्ट को। अगर मान लीजिए पूर्व दिशा से हवा चल रही है और मैंने कॉक को पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा हिट किया हुआ है, तो कॉक जो है वो ज्यादा देर तक हवा में झूलेगी और बहुत दूर नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि जब आपने इस कॉक को आपने जब हिट किया होगा तो ऐसा चलना शुरू हो जाएगी, है ना, ये कॉक इधर की तरफ चलना शुरू हो गई, ये बहुत दूर तक नहीं जा पाता। हवा इसको क्या कहता है, पीछे की तरफ धकाना शुरू कर देता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कम होगा। महत्तम ऊंचाई नहीं भाई, एयर फ्रिक्शन होगा। जब आप बैडमिंटन से इसको हिट किए होंगे तो शुरुआत में इसका वेग कुछ इस तरीके से होगा, ऊपर की तरफ। इस समय एयर फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा होगा, रोक रहा होगा ना, इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा होगा, मतलब इस समय भी इसको रोक रहा होगा, मतलब महत्तम हाइट नहीं होगी। हाइट को ना तो बढ़ाएगा, ना ही ये इसमें एयर पीछे की तरफ लग रहा है तो रेंज भी नहीं बढ़ाएगा। वेग जिससे पृथ्वी से टकराता है, ये कह रहा है कि वापस आकर के जब ये पृथ्वी से ऐसा टकरा रहा होगा, ये कॉक जो है पृथ्वी से आके वापस टकरा रहा होगा, तो क्या उसकी वेलोसिटी को हवा बढ़ा देगा? नहीं, सपोर्ट थोड़ी कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, यहां पर एयर फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ टांगे रखने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो कम कर रहा है ना। अब टाइम ज्यादा लग रहा है ना, अगर कोई ऊपर की तरफ इसको टांग के रखने की कोशिश करे तो टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए कह रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, उड़ान काल। क्लियर है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भाई? तो चलिए आंसर क्रॉस वेरीफाई करते हैं। उड़ान काल क इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड आई होप कि इसका भी आप सही आंसर करेंगे मेरे लिए। भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई उसकी परास के तुल्य है, रेंज के बराबर है, तब प्रक्षेपण कोण की स्पर्श ज्या मतलब टेंजेंट का मान कितना होगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि महत्तम ऊंचाई और परास दोनों बराबर है, ऐसा। हाँ करीब करीब ठीक है, अच्छा ही बना है, मैं लिख के बताता हूं। ये है भैया इसका एच मैक्स और ये है इसका आर। नहीं यार गड़बड़ है, ये कम ज्यादा दिख रहा है, मैं बराबर बनाता हूं ताकि आपको भी दिखे तो बराबर। फिर से हाइट कम रहेगी, हाइट और देता हूं। अब कुछ हद तक ठीक बना है। ये रहा इसका रेंज और ये रहा इसकी हाइट। यहां पे सिंपली ये कह रहे हैं कि ये जो एच मैक्स है, क्या कह रहे हैं, यहां लिख देता हूं, एच मैक्स जो है ये बराबर है किसके, हॉरिजॉन्टल रेंज के। तो दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं किसके लिए ये थीटा का मान कितना रखें कि ये दोनों बराबर हो। ठीक है, नो डाउट जब आंसर निकालूंगा तो आपको ये डायग्राम थोड़ा गलत सा दिखेगा, बट समझने के लिए समझिए भैया, आर और एच दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, वो बहुत छोटा होगा इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर नहीं सकता, इसलिए मैंने जानबूझ के बढ़ा लिया, क्योंकि ऑप्शन देखिए ना, यदि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, अब 1 डिग्री तो मैं बना भी नहीं पाऊंगा ना, आपको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता, इतना मोटा पेन है ना। चलिए, समझदार व्यक्ति हैं आप, समझ जाएंगे बहुत ही अच्छे से और आसानी के साथ, क्योंकि हम करने जा रहे हैं अब इसको सॉल्व। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जबकि आर रेंज कितना होता है भाई, तो अभी हमने किया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब जो जो कटता पिटता हुआ दिख रहा है काट पिट दीजिए, तो क्या दिख रहा है भाई, तो यहां से मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये खत्म हो जाएगा, ये भी, तो क्या दिखा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर साइन 2 थीटा को नीचे ला दूं तो चलेगा क्या भाई, साइन साइन वाले को एक तरफ कर लेना, इनको आगे भेज देते हैं, तो क्या मिल गया। अच्छा एक काम करो, आप एक लाइन और लिख लो, साइन 2 थीटा को ओपन कर देते हैं, तो चूंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, रखिए ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ले आता हूं, अब मजा आएगा, क्या करना भाई, 2 को उधर ले चलिए और साइन कॉस को इधर लाइए, तो ये हो गया भैया साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
इज इक्वल टू 1 2 यहां पर 1 2 नीचे से जाएगा 2 2 जा 4, एक स्क्वायर से ये एक साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन अपॉन कॉस। मेरे से क्या मांगा गया था tan, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है। लो भैया हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। स्पर्शज्या के कोण का मान मांगा था, है ना, प्रक्षेपण कोण में, तो भैया कितना होगा 4। आंसर दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल 4 डिग्री। मैंने बोला था डायग्राम गलत दिखेगा, 4 डिग्री का कोण अब आप समझ लीजिए, tan मतलब साइन अपॉन कॉस, tan इनवर्स 4 बनाना है, tan इनवर्स 4 थोड़ा सा भाई टिपिकल हो जाएगा बनाना, क्या ठीक है। अब मान लीजिए भैया ये दोनों बराबर होंगे, कब होंगे, जब 4 डिग्री हो, ठीक है, tan इनवर्स 4। आइए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो क्रॉस वेरीफाई कर लेते इसका आंसर को, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए भैया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड होपफुली कि आप इसका भी आंसर कर देंगे और सही आंसर करेंगे, ठीक है। 9th कह रहे हैं, लो भैया ये तो अभी जो एक्सप्लेन किया था भाई, तो जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं भाई, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए, फटाफट आंसर टाइप कर दीजिए इसका। पढ़ तो देता ही हूं मैं। यदि हवा के प्रतिरोध एवं उत्प्लावन बल को नगण्य मान ले तो उड्डयन काल किस पर निर्भर करेगा। भाई मैंने तो अभी आपको सिखाया था कि एयर फ्रिक्शन अगर मिलेगा तो मुझे ब्यूएंट फोर्स को जन्म देगा, है ना, ब्यूएंसी को, उत्प्लावन बल को जन्म देगा। लेकिन इसने कह दिया इनको नगण्य मान लो भैया, इनको भुला दो, इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई हवा नहीं रोक रही है, कोई ब्यूएंसी नहीं हो रही है वहां पर, तब कौन होगा। तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि प्रारंभिक वेग के जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उस पर निर्भर करने लगेगा। उड्डयन काल चाहिए ना भैया, आप समझिए ना, देखिए एक ये मारा छक्का और एक ये, अब क्या है भाई, तो ये जो फ्लैट 6 मारा था और ये जो मारा था, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहां प्रारंभिक वेग के जो y एक्सिस मतलब vy घटक जो इसका होगा उस पर फर्क पड़ेगा, मतलब यहां पर जो vy जो वर्टिकल घटक होगा ये v का, उस पर फर्क पड़ेगा। इसको u से लिख लेते हैं भाई, uy कह देते हैं, इसको ux कह देते हैं, है ना, यह प्रारंभिक वेग है तो इसको u कह लेते हैं। तो ui पे फर्क पड़ेगा भाई, मतलब प्रारंभिक वेग के ऊर्ध्व घटक पर, जो वर्टिकल होगा उस पे, हॉरिजॉन्टल पे नहीं, क्षैतिज पे नहीं। चलिए आंसर क्लियर है, ग इज द करेक्ट वन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रक्षेपिका परास r है तब इसकी गतिज ऊर्जा उस समय अधिकतम होगी जब यह आरंभ से x दूरी तय कर लेगा। तो इस x का मान क्या होगा, कह रहे हैं कि किस रेंज के लिए, सीधी बात भाई, ऐसा चला, कह रहे कितना यहां से दूरी तय कर लें, क्या 1/3 कर लें, क्या हाफ कर लें, यह r/2, क्या यहां पे जब मैं पहुंचूंगा तो इस पिंड के पास में, इस कण के पास में जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले तो इस काइनेटिक एनर्जी को समझ के आते हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसा कि मैंने आपको सिखाया हुआ है इस टॉपिक में भी कि भैया काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा कहती है सीधी बात कि भैया हम हैं हाफ ऑफ mv²। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग। अब भाई एक प्रक्षेपी को, मतलब एक पिंड को आपने यहां से थ्रो तो कर दिया, यहां से आपने इसको फेंक दिया, आपने इसको यहां से थ्रो तो कर दिया, लेकिन क्या ये बीच रास्ते में, यहां चलते चलते बीच रास्ते में कहीं पर अपना जो मास है वो बदल देगा क्या? नहीं, जो मास आपने फेंका वही मास रहने वाला। मतलब एक बात समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी है वो सीधा सीधा निर्भर करती है किस पे, v² पे, वेग पे। तो जरा पता कीजिए अधिकतम वेग कहां है। जहां अधिकतम वेग होगा वहीं पर, जहां अधिकतम वेग होगा वहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मैंने यहां से फेंका था इसके प्रारंभिक वेग u से, ये धीरे धीरे ऊपर जाते जाते इसका वेग कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यहां जब पहुंच गया तो इसका जो vy है, मतलब ऊर्ध्वाधर गति, वो तो 0 ही हो गया, खत्म ही हो गया। ऊर्ध्वाधर गति मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है। लेकिन जब ये यहां पे टकराएगा, बॉल दोबारा से ये पिंड आके टकराएगा, तो उसी वेग से टकराएगा जिस वेग से मैंने इसको फेंका था। मतलब इस प्रक्षेप्य के लिए वही अधिकतम वेग है जिससे उसको फेंका गया है। जिस भी वेग से हम फेंकते हैं उस वेग को हम कहते हैं कि यह अधिकतम वेग है जिससे हमने फेंका है। तो जमीन से आके टकराएगा तो उसी अधिकतम वेग से टकराएगा, मतलब u से। ठीक है,
मतलब क्या समझ में आया? जब ये जमीन से टकराएगा तब काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी। कब होगी? जमीन से कब टकराएगा? जब ये आर रेंज चल चुका होगा, मतलब जब इसका परास है ना, मतलब जो विस्थापन है जब परास के बराबर हो जाएगी, जो इसका विस्थापन है वो परास के बराबर हो जाएगी, तब कहेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। ऑप्शन देख लीजिए, बीच रास्ते में कहीं पर नहीं भाई, x इक्वल्स टू आर पर। चलिए ठीक, मतलब 10th का आंसर हो गया हमारा ख। क्रॉस वेरीफाई करते हैं, बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। एंड अभी जस्ट ऐसे क्वेश्चंस को मैंने कराया कि दो प्रक्षेपी क्रमशः क्षैतिज से 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। यदि दोनों की महत्तम ऊंचाई, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं, मैक्सिमम हाइट जो है वो समान है, तो प्रारंभिक वेग का अनुपात क्या होगा? जल्दी से सेम पैटर्न पे बनेगा भाई, जल्दी से कंपेयर कीजिए एंड आंसर टाइप कर दीजिए। तो चलिए भाई, आई होप कि आप इसका आंसर अब तक कर चुके हैं। अब मैं इसको सॉल्व करा देता हूं आपके लिए, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे आप। तो देखिए, गिवन क्या है, दो प्रक्षेपी क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं यदि उनकी महत्तम ऊंचाई समान है, एच मैक्स सेम है। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैं अगर पहले के लिए लिख देता हूं H1, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। नाउ यहां पर क्या गिवन है? मुझे H1 के लिए 30 डिग्री गिवन है ना, और इसी तरीके से H2 अगर निकालूंगा तो ये क्या होगा भाई? ये भी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्या भाई? तो ये कह रहा है दोनों प्रक्षेपित जो प्रक्षेपित किए गए उनका महत्तम ऊंचाई समान है, मतलब H1 और H2 एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो प्रारंभिक वेगों का अनुपात, मतलब इसको कर देता हूं u1, इसको कर देता हूं मैं u2, ये हमारा θ1, ये हमारा θ2, चलेगा। इनकी वैल्यूज गिवन है, मैं क्यों नहीं पे रख लेता हूं वैल्यू, फिर ले चलूंगा। तो u1 स्क्वायर अप साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g, इसको अगर अपन करें तो ये u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना है भाई? तो 60 डिग्री अपॉन 2g। एक स्टेप और बढ़ जाता हूं, u स्क्वायर मतलब u1 स्क्वायर साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 है ना, और ये कितना है भाई? साइन स्क्वायर, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2g। इसको कीजिए u2 स्क्वायर साइन 60 √3/2, तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन 2g। नाउ द पॉइंट इज कि भैया ये दोनों बराबर है ना, H1 H2 के बराबर है, और मुझे रेशियो निकालना है। तो मैं ऐसा निकाल लूं क्या रेशियो? देखिए u1 स्क्वायर है ना 1/2, अब डायरेक्ट लिख लेता हूं उसको। अच्छा चलिए ठीक है, एक स्टेप लिख ही लो, 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2g होल अपॉन, ये नीचे वाले को लिख दीजिए u2 स्क्वायर √3/2 अपॉन 2g विच इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2। यही कह रहे हैं ना, इन दोनों का अनुपात ये H1 अपॉन H2। अब एक कंडीशन ये गिवन है यहां पर कि दोनों की महत्तम ऊंचाई समान है, मतलब ये गिवन है H1 इज इक्वल्स टू H2। तो यहां पे क्या करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, जो कट रहा है काट दीजिए। क्या कट रहा है भाई? ये 2g से 2g कैंसिल हो गया है ना, और H1 अपॉन H2 ये दोनों बराबर हैं, तो अगर दोनों बराबर हैं तो इनका रेशियो कितना आएगा? 1। कैसे? इसको भी H, इन दोनों को इक्वल्स टू में H लिख देता हूं, H अपॉन H कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 1। मतलब मुझे समझ में आया अभी जो मुझे मिल रहा है u1 स्क्वायर, देखिए u1 स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा भाई? 4, 1/4, ठीक है, होल अपॉन ये चल रहा है u2 स्क्वायर, ये कितना है? √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 इज इक्वल्स टू 1। अब हो गया भाई बात खत्म। क्या खत्म हो गया? तो ये 4 से ये 4 कैंसिल कर सकता हूं मैं, इस 3 को मैं उधर साइड लेकर के जाऊंगा तो कितना हो जाएगा भैया? तो ये हो गया मेरा u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अगर मैंने यहां से स्क्वायरिंग को उधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा अगली लाइन में? u1 अपॉन u2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3। स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है,
ठीक है, √3 अर्थात u1 अनुपात u2 इज इक्वल्स टू √3 अनुपात 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। स्टेप वाइज मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, तो क्या आंसर आपको मिल गया? आपको आंसर मिल गया, देख लीजिए, √3/1। आसान है ना। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, एंड आई होप कि इसका भी आंसर आप फटाफट से अपने आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे हमारे साथ में। तो जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को। कहने किसी प्रक्षेपित पिंड का प्रक्षेप्य वेग महत्तम ऊंचाई पर इसके प्रारंभिक वेग का 1/10 गुना है। प्रक्षेप्य कोण का मान कितना होगा? जो प्रक्षेप्य एंगल है उसका मान यहां पर पूछा जा रहा है कितना होगा। तो देखिए कंडीशन समझते हैं हम कि किसी प्रक्षेपित पिंड का प्रक्षेप्य वेग महत्तम ऊंचाई पर, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं भाई? तो कंपोनेंट्स देखिए ना, Vx अगर आपको लिखना है तो ये कितना होगा? ux cos थीटा होता है। मैं थीटा लिख लेता हूं, फिर मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। कहीं पर भी अगर जब आप प्रक्षेप्य वेग की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर चल रहा है, यहां पर अगर आप बात करते हैं कि ये कितना चल के जा रहा है, तो ये क्या होगा? अगर ये v बोल रहे हैं आप, तो ये कितना होता है? ux cos थीटा के बराबर, और ये होता है uy sin थीटा के बराबर। तो इसने क्या मांगा भाई? यहां पर क्या कहा जा रहा है? एक्स एक्सिस पे मुझे निकालना है ना, क्योंकि y एक्सिस पे अधिकतम ऊंचाई पे, यहां पर ये देखिए अधिकतम ऊंचाई पे जो vy की वैल्यू होगी यहां पर, वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर पिंड चलेगा इधर की तरफ, ठीक है। तो यहां पर इस v का मान मेरे से मांगा जा रहा है, तो किसके बराबर होगा v का मान? तो v का मान सीधे सिंपली बराबर हो जाएगा ux cos थीटा के बराबर, ux cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर 0 हो जाता है। ये ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाएगा? 0, है ना। अब देखिए क्या करना है भाई, तो जो कह रहे हैं वो कर दीजिए। कह रहे प्रारंभिक वेग का 10 गुना कौन? Vx। क्वेश्चन में क्या गिवन है? चूंकि Vx जो है वो कितना है भाई? तो ux का 10 टाइम्स, है ना, 1/10 टाइम्स इंटू 1/10। अब रख दीजिए यहां पर, तो क्या मिला आपको? ux अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू ux cos थीटा। नाउ ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 1/10 इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब यहां से थीटा अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? cos इनवर्स ऑफ 1/10, और यू मे से दैट cos इनवर्स ऑफ 0.1, cos इनवर्स ऑफ 0.1। कैसे कर दिया भाई? 1/10 था, 1/10 को अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.1 मिलेगा, है ना। ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? तो बिल्कुल दिख रहा है भैया, मुझे तो दिख रहा है cos इनवर्स 0.1। चलेगा क्या? चलिए, तो भैया आप अपने आंसर को एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल का आंसर सही है, एंड आपने भी अगर सेम आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है ना। कीप डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, और ये भी आप जल्दी से कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। क्या है? तो कहना प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य का वेग जो होता है, प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य का जो वेग होता है उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इनमें से चेक करना कौन सी सही है। त्वरण से अभिलंब कभी नहीं होती। भाई ऐसा नहीं है, त्वरण से अभिलंब की जब बात करें, त्वरण के लंबवत होती है। अच्छा चलिए एक बार बात कर लेता हूं। यह रहा प्रक्षेप्य गति, त्वरण कहां लग रहा है? इस पे त्वरण बता दीजिए। तो त्वरण आप कहेंगे भैया यहां पे हमेशा किधर की तरफ लग रहा है? जी लग रहा है, नीचे की तरफ, है ना। और यहां पर जो इसका वेग है वो इधर लग रहा है। आप यहां कहीं पर अगर खड़े होंगे तो वेग इधर साइड में होगा, लेकिन त्वरण यहां पर नीचे की तरफ। इन दोनों के बीच का कोण कह रहा है ये अभिलंबवत है क्या? नहीं, अभिलंबवत नहीं है। और आगे बढ़ जाता हूं, अगर यहां पर मैं खड़ा होता हूं तो वेग इधर के साइड पे है और नीचे के साइड पर जी है, इनके बीच में डिग्री कितना है भाई? 90 डिग्री है। कब? ये वो कंडीशन है, इसको अगर मैं पूरी तरीके से ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन शो कर रही है ये अधिकतम ऊंचाई है। ये क्या है? अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई पे मुझे 90 डिग्री मिल रही है। आगे बढ़ जाता हूं मैं, अगर यहां पर बात करूं तो देखिए ना, वेग की डायरेक्शन है, लेकिन जी इस पे भी नीचे। भाई गुरुत्वीय त्वरण जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जी है, स्मॉल जी, ये हमेशा केंद्र की तरफ, नीचे की तरफ लगेगी ना। और ये वेग के साथ में जो कोण बना रही है हमेशा अलग अलग बना रही है। सिर्फ और सिर्फ एक केस, कौन सी? जब हम होंगे बिल्कुल अधिकतम ऊंचाई पे, मिड पॉइंट पे, बिल्कुल बीचों बीच, तब इसमें लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण और इसका जो वेग होगा उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट इज ऑप्शन। त्वरण से अभिलंब कभी नहीं होता। गलत है भाई, अभिलंब होता है हमेशा। त्वरण का अभिलंब होता नहीं, हमेशा नहीं होता। ये देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो रहा है, हमेशा नहीं है। पूरी गति के अंतर्गत केवल एक बार त्वरण के अभिलंब होता है। हां,
पूरी गति के अंतर्गत एक बार, वो भी कहां पे दिख रहा है आपको, अधिकतम ऊंचाई पर एक बार अभिलंबवत होता है, ये सही है। और देख लेते हैं, गति के अंतर्गत दो बार नहीं, दो बार का कोई ऑप्शन ही नहीं है, अधिकतम ऊंचाई पर एक बार ही आएगा, तो एक बार ही होगा, अर्थात ग इज द करेक्ट वन। लॉजिक समझ में आ रही है क्या? चलिए भैया, तो बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, एंड फटाफट से इसके आंसर्स टाइप कर दीजिए भाई। ये भी बहुत आसान है। अगर आप फॉर्मूले, देखिए दो ही फॉर्मूले पे काम कर रहा है भाई, एक केस पे मैक्सिमम हाइट पे और एक केस पे और रेंज पे, है ना। रेंज और हाइट के बीच में ही, इसी पे पूरा गेम चल रहा है। तो देखिए ना, यहां पे क्या करें, यदि दो प्रक्षेप्यों को क्रमशः v0 तथा v0/2 के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, दोनों की क्षैतिज परास बराबर है। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, जितनी दूरी पर जाके गिरेगा वो दोनों की बराबर है। यदि दूसरे को 15 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो पहले का प्रक्षेपण कोण बताइए। ये कुछ ऐसा कह रहे भाई, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान में हो, हमने एक दो अभी किए भी थे इस बेसिस पे क्वेश्चंस, और हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस में हमने समझे कि भैया ऐसा संभव है। कैसे? एक को हमने फेंका और ये अब हम यहां से दूसरे को फेंक रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का अगर हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे तो सेम है, लेकिन इनको प्रक्षेपित करने का कोण देखेंगे इसको, और ये जो नीचे जो प्रक्षेपित किया गया ये, इन दोनों का अगर आप कोण मेजर कीजिए, दिस इज θ1, तो ये जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है दिस इज, या आपको जो दिख रहा है ब्लैक वाला वो θ2 है। अलग अलग हाइट पे जाएंगे, है ना। अगर मैं ये ब्लैक के लिए बनाता हूं, ये मेरा हो जाएगा, ये मैं बता देता हूं, इसको मैं कहता हूं H2। ठीक इसी तरीके से अगर रेड वाले के लिए मैं बनाता हूं तो दिस इज H1। तो आपको क्या दिख रहा है भाई, H1 एंड H2 डिफरेंट है, θ1 एंड θ2 भी डिफरेंट है, लेकिन R दोनों का सेम है। तो यहां पर हमसे मांगा जा रहा है कि प्रक्षेपण कोण बता दीजिए। तो भाई रेंज का फॉर्मूला लिख लेते। रेंज इक्वल्स टू क्या होता है? रेंज इक्वल्स टू, नॉर्मली देखिए रेंज इक्वल्स टू होता है भैया u² sin 2θ अपॉन में g, u² sin 2θ अपॉन में g। यहां पर लिख के देखते हैं ना। देखिए पहले वाले के लिए मैं लिखता हूं आर ए भी कह लूं क्या, दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं कह लेता हूं पहले वाले के लिए ए, दूसरे वाले के लिए बी। आर ए की अगर मैं बात करता हूं तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे u, अच्छा 1 2 कर देता हूं, आसान लगेगा, 1 कर देता हूं, है ना, u1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों का जो वेग है डायरेक्ट ही लिख लिया जाए। u की जगह पे क्या दिया है, v0, ये u की जगह पे क्या दिया है, v0, तो v0 sin 2θ1, ये चलेगा भाई 2θ1। क्यों 2θ1? क्योंकि दोनों का कोण अलग अलग है ना, अपॉन z। और R2 अगर इसी तरीके से मैं कहता हूं तो R2 कितना लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे v0, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ये स्क्वायर लगाना भूल गया, है ना, u स्क्वायर था, तो ये v0 अपॉन 2 का स्क्वायर साइन 2θ2 अपॉन 2g। अब ठीक है, 2g नहीं भाई g। अच्छा अब क्या कर लूं मैं, तो मुझे ऐसा कहा गया है कि क्षैतिज परास दोनों के बराबर है, मतलब ये दोनों रेंज जो है वो कैसे हैं, बराबर है। R1 जो है वो R2 के बराबर है, ये भी गिवन है, चूंकि R1 जो है वो R2 के बराबर है ना। तो हमसे कोण के बीच में मांगा जाए, तो ये दोनों बराबर है, कर दूं बराबर, बहुत आसान है। देखिए v0 का स्क्वायर साइन 2θ अपॉन g विच इज इक्वल्स टू v0 का स्क्वायर साइन 2θ2 अपॉन 4g, ये चलेगा। 4g क्यों, क्या अपॉन में 2 था, 2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे आएगा 4g। नाउ v स्क्वायर से तो ये v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये g से g कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, तो बचा यहां पर साइन 2θ1 इज इक्वल्स टू साइन 2θ2 अपॉन 4। नाउ θ2 की भी वैल्यू गिवन है यार, θ2 की वैल्यू गिवन है 15 डिग्री, ये है ना, दूसरे का 15 डिग्री, तो रख दीजिए साइन 2θ1 इज इक्वल्स टू साइन 2θ2 यानी 2 इंटू 15 डिग्री अपॉन 4। आगे सॉल्व करता हूं मैं, साइन 2θ1 विच इज इक्वल्स टू, ये देखिए ना 15 दूनी 30, मतलब साइन 30 अपॉन 4, साइन 30 डिग्री अपॉन 4। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, है ना, तो क्या लिख दो भाई 1/2 होल अपॉन 4, इसके इक्वल में लिखूंगा तो ये क्या हो गया 1/8, ये तो चल ही रहा है कौन, साइन 2θ1।
अग्रीड। अब क्या करें भाई, साइन 2 थीटा 1 है तो 2 थीटा 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स 1/8। साइन को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स में आ जाता है, साइन इनवर्स 1/8। आगे की तरफ अगर बढ़ूं तो ये थीटा 1 इज इक्वल्स टू, ये 2 भी इधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड में 1/2 साइन इनवर्स 1/8। देखिए भैया, आई होप कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है भाई, क इज द करेक्ट वन। क जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलेगा, चलिए तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 तक की हमने बात कर ली। अब बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर एंड फिर से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जल्दी से इसका आंसर मेरे लिए करके दे देंगे। इसका आंसर करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, नो डाउट, बट टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए मैं रीड करता हूं एंड मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको पॉज करेंगे एंड करेंगे इसका आंसर। चूंकि कॉन्सेप्ट वीडियो में तो मैंने डायरेक्टली इसका आंसर कराया हुआ है, बट यहां पर आप एक बार फिर से मेहनत करेंगे, है ना। जिनको याद हो वो भैया कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर कर सकते हैं, और मैं आपसे बोलूंगा भी कि इसका आंसर याद रख लीजिए। ये आपसे पूछा जरूर जाता है और थोड़ा सा लंबा सॉल्व करने को आता है, तो इसलिए इसका आंसर भी याद रख सकते हैं, ठीक है, याद हो भी जाता है। वैसे जब एक वस्तु समान वेग से दो विभिन्न प्रक्षेप्य कोणों पर प्रक्षेपित की जाती है, मतलब थीटा 1 थीटा 2 पे दो प्रक्षेपित की गई है, क्षैतिज परास समान है, जो अभी डायग्राम बनाया था मैंने। यदि H1 तथा H2 उसकी संगत महत्तम ऊंचाइयां हैं तो उसकी क्षैतिज परास R तथा H1 H2 में सही संबंध क्या होगा। देखिए मैं इसको आपके लिए सॉल्व कराता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं R की, तो R कैसा लिखते हैं भाई, R इज इक्वल्स टू, मुझे पता है R इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो ये होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में G, जबकि H इक्वल्स टू होता है हमारा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ठीक है, अब मेरे से कहा गया है यहां पर कि कुछ इस तरीके का काम हो रहा है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूं, या दूसरे प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, ये हमारे पास में ये दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, दोनों का जो रेंज है वो समान है। ये जो मैक्सिमम हाइट है ये एक की H1 है और एक की H2, इसको मैं लिख देता हूं, ये H1 और इसको H1 कह देता हूं, इसको मैं H2 कह लेता हूं, है ना। ये ऊपर वाले को H2 कह लेता हूं क्योंकि कोण वो बड़ा आएगा, हाइट भी बड़ी आएगी, तो ऐसे ही कह देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो भैया किसी को भी H1 किसी को भी H2 लीजिए, कोई बहुत विशेष अंतर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मैं तो जनरल एक डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ पे डायग्राम का कोई वैसे एज सच इनके अकॉर्डिंगली तो कोई वैल्यू दिखा नहीं है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है भाई, तो आपको ये दोनों कोण देख लीजिए, एक को मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी इस पे फेंका होगा, और ये एक आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा एक, है ना। इन दोनों की जब इनिशियल वेलोसिटीज की मैं बात करता हूं तो यहां पर ये हो जाएगा मेरा U1 और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये हो गया मेरा U2। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिए फिर से क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जब एक वस्तु समान वेग से दो विभिन्न प्रक्षेप्य कोणों पर प्रक्षेपित की जाती है, मतलब उनका वेग जो है U1 और U2 दोनों कैसा है, सेम, एंगल अलग अलग है, कोण सेम, सॉरी एंगल अलग अलग है और ये वेग सेम, तो इसको U और इसको भी U कर दिया। आगे और बढ़ जाता हूं मैं, प्रक्षेपित की जाती है तो क्षैतिज परास समान है, R सेम कर देता, H1 और H2 उसकी संगत महत्तम ऊंचाई है, तो क्षैतिज परास और H1 H2 में संबंध बताइए। तो देखिए मैं कहता हूं कि भैया ये H1 और H2 आपको यहां से मिल जाएगा, R सेम है तो सेम रहने वाला है, इसको मैं अगर H1 कहूंगा तो आप इसको क्या कहेंगे, θ1, एंड इसी तरीके से मैं H2 लिखूंगा तो क्या कहिएगा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2G। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब मैं कहता हूं इसमें कि देखिए H1 इंटू H2 कितना होगा, मुझे एक्चुअली ना इसके फॉर्म में इसको इंसर्ट करना है, तो इसलिए H1 इंटू H2 मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी बात बस यह आएगी कि इसको अगर हमने θ1 लिया है ना, तो इन दोनों के बीच का कोण जब लूंगा तो मैं 90 माइनस थीटा लूंगा, तो अल्टीमेटली ये जो बनेगा U स्क्वायर, ये साइन 90 माइनस θ2 अपॉन में 2G बनेगा, अर्थात ये जो बनेगा U स्क्वायर कॉस 90 माइनस कॉस स्क्वायर, बेसिकली कॉस स्क्वायर 90 माइनस θ2 साइन स्क्वायर 90 माइनस θ2 यानी कॉस स्क्वायर
थीटा 2 अपॉन 2g। कैसे भाई? तो ये हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है मेरा कॉस थीटा, तो यही किया। अब यहां पे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा था तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 है ना, अपॉन 2g। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, क्या मिलेगा? तो आपको दिख रहा है यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर क्या हो गया? यू की पावर 4। ये देखिए यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यू की पावर 4, साइन स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 2, तो इसको भी लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 अपॉन क्या हो जाएगा भाई? तो अपॉन में हो जाएगा ये 2g इंटू 2g यानी 4g। कितना हो गया? 2g इंटू 2g 4g। अच्छा एक और काम कर सकता हूं मैं, ये अल्टीमेटली थीटा 1 ही तो माइनस होकर के आ रहा है ना, तो इसको यहां पर मैं सीधे सीधे थीटा 1 ही माइनस लिख लूं, ये अल्टीमेटली थीटा 2 की जगह पे लिख रहा हूं, है ना, साइन थीटा 2 की जगह पे ये थीटा 1 हो गया, तो ये भी थीटा 1 हो जाएगा, है ना। 90 में से थीटा 1 को माइनस कर दूंगा तो ये बचा हुआ मिल जाएगा। देखिए ना, ये जो चाहिए तो ये थीटा 1 को 90 में से माइनस कर दूंगा तो ये बचा हुआ मुझे मिल जाएगा। तो मुझे यहां पर क्या मिल गया? ये सिंपल। अब क्या काम करना है? तो ये देखिए ये है r, अगर r का स्क्वायर करूंगा, है ना, तो r का स्क्वायर क्या मिलना चाहिए मुझे? एक तो यहां पे वैल्यू मिल गई, ठीक है भाई, r का भी स्क्वायर कर लीजिए। चलिए r का स्क्वायर करना है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेता हूं, यहीं पे कर देता हूं। r का स्क्वायर देख लीजिए, r का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो u की पावर 4, ये साइन 2 थीटा जो गिवन है, अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ये हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब चूंकि इसको थीटा 1 में ही कन्वर्ट कर चुका हूं, दोनों का रेंज समान है, तो ये भी थीटा 1, ये भी थीटा 1, ये भी थीटा 1, स्क्वायरिंग करी थी तो इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्या मिल जाएगा भाई यहां से? तो आपको नॉर्मली मिल गया क्या? 2 2 जा 4, 4 टाइम्स ऑफ u टू द पावर 4 साइन थीटा 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1। चलेगा। अब आप यहां पर देखिए, ये जो भी मुझे h1 इंटू h2 मिला है, ये क्या अपॉन में g चल रहा है ना, अपॉन में g चल रहा है। अब ये जो कुछ भी मुझे मिला है, ये अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल सकता है आपको? तो आप कहेंगे इसमें 4 मिसिंग है, तो एक काम करता हूं मैं ऐसा लिखूं, क्या देखिए 1 अपॉन 4g स्क्वायर, 4 सिर्फ 1 अपॉन 4 को अलग किया, इस पूरे टर्म में एक 4 u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में g स्क्वायर किया, ये 4 का एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई ऊपर किया था, तो इसी 4 का मैं एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नीचे भी कर देता हूं। ये देखिए ये 4 जो है ना, ये जो ब्लैक वाला, ये जबरदस्ती ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि अब ये आपको दिख पा रहा होगा कुछ, इसको ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है क्या? क्या है ये? r स्क्वायर, 4 u टू द पावर 4 साइन थीटा 1 का स्क्वायर कॉस थीटा 1 का स्क्वायर, 4 u टू द पावर 4 साइन थीटा 1 का स्क्वायर कॉस थीटा 1 का स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर। इसको रख दीजिए, क्या मिला? तो h1 h2 which is equals to 1 upon 4 4 जा 16 टाइम्स ऑफ क्या है ये? r स्क्वायर भाई, है ना, ये r स्क्वायर की वैल्यू। अब आपसे क्या मांगा गया था? तो आप ऑप्शन देखिए ना, r इक्वल्स टू h1 h2 की बात करनी थी, तो r चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो क्या करना पड़ेगा? 16 को इधर भेज दीजिए, 16 h1 h2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 टाइम्स ऑफ h1 h2। फर्दर करूं तो 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा? h1 h2। मतलब सीधा सिंपल, r इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h1 h2, r इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ऑफ h1 h2। आई होप कि कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हम आते हैं अपने आंसर में और देखते हैं जरा। तो देखिए इसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो मुझे घ ऑप्शन में दिख रहा है। घ इज द राइट वन। ठीक, चलिए तो यहां तक की बात हो गई खत्म। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, है ना। यहां पे कह रहे हैं एक प्रक्षेपी का प्रारंभिक वेग 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड है, महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग कितना होगा? तो भाई एक बात समझिए ना, v इज इक्वल्स टू, ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ भैया vx i कैप प्लस vy j कैप। अब महत्तम ऊंचाई पे जब हम बात कर रहे होंगे तब ये vy j कैप वाली जो बात है तो जीरो हो जाएगी। vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। क्यों? महत्तम ऊंचाई पे ऊर्ध्वाधर वेग जीरो होता है।
महत्तम ऊंचाई कहते ही किसको है? यह है महत्तम ऊंचाई। यहां पर ऊर्ध्वाधर वेग, इधर वाला जो वेग होता है ऊर्ध्वाधर, वो जीरो है भैया, है ही नहीं, ऊर्ध्वाधर वेग नहीं है, इसीलिए तो महत्तम ऊंचाई है। तो यहां पर Vy की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। तो जो मिलना वो मिलना Vx, Vx इस V के बराबर हो जाएगा, अर्थात V इज इक्वल टू क्या हो गया? Vxi कैप। सिंपली ये है कितना Vx? तो ये है 3i कैप। कंपेयर कर देंगे कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं ये 3i कैप 3 मीटर पर सेकेंड। आंसर कौन सा है भाई? ए, मतलब क इज द करेक्ट वन। ठीक, चेक कर लेते हैं, सही है ना? ठीक है भाई, बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे। और यहां पे कह रहे हैं एक प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास उसके अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है। क्षैतिज से इसका प्रक्षेप्य कोण कितना होगा? देखिए, एक प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास रेंज जो है ना, उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है। अधिकतम जो ऊंचाई उसने प्राप्त की है ना, मैक्सिमम हाइट जो है एच मैक्स जो है ना, ये क्षैतिज परास उसके अधिकतम प्राप्त ऊंचाई की 4 गुना है। मतलब ये ऑलरेडी 4 गुना है, यानी इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका प्रक्षेप्य कोण क्या होगा? दो रिलेशनशिप दी हुई है, दोनों को इक्वेट करना है आपको। यहां पर R इज इक्वल्स टू क्या मिलता है भाई? तो आपको पता है U स्क्वायर है ना, साइन U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा अपॉन में G। ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। यही रिलेशनशिप एक दूसरे के एस्टैब्लिश करनी इक्वल। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या भाई? ये 2 से 2 टाइम्स में तो कैंसिल हो गया है ना। आपको क्या दिख रहा है अभी? तो आपको दिख रहा होगा ये U स्क्वायर कैंसिल, G से G कैंसिल। ये यहां से मुझे दिख रहा है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है ना। साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 से 2 भी कंपेयर हो गया, ये एक साइन से ये एक साइन भी कंपेयर हो गया। क्या बचा भाई? तो इसको या तो इधर लेके चले जाइए, 1 इज इक्वल्स टू क्या बच गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भैया? टैन थीटा। ये क्या होता है? टैन थीटा। और टैन थीटा का मान 1 कब होता है? 45 डिग्री इज इक्वल्स टू टैन थीटा। ये 1 कितने पे होता है? 45 डिग्री। तो इस 1 की जगह पे टैन 45 लिख लिया। टैन से टैन कंपेयर हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? इट्स 45 डिग्री। बहुत ही आसान है, आंसर दिख रहा होगा आपको। दिख गया क्या? ग इज द करेक्ट वन। आपको पता है इसमें बहुत परेशान नहीं होना था, जो कहना ना वो लिख दीजिए है ना। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जो कह रहा है वो लिख दीजिए। सिर्फ लिखा ना, मैंने कुछ नहीं किया, सॉल्व हो गया भाई। ठीक है, बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर अपने 18th के ऊपर एंड चेक करते हैं इसको क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति एक व्यक्ति किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। ठीक है, मतलब ये रेंज बता रहे कितना? 100 मीटर। अच्छा ठीक, यह व्यक्ति उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर किस अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है? अगर R 100 दिया है तो आपसे मांगा जा रहा है कि H मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, H मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो ये एक रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। किसके भाई? रेंज और हाइट के बीच में। ठीक है, रेंज और हाइट के बीच में ये एक रिलेशनशिप है, जहां पर एक सीधी बात मैं करता हूं तो ये जो गिवन है ये अल्टीमेटली मुझे R मैक्स गिवन है। ये कहा ना अधिकतम क्षैतिज दूरी। और अधिकतम क्षैतिज दूरी कब प्राप्त होती है भाई? आइए दिखाता हूं मैं। वैसे तो याद भी होगा आपको कि R मैक्स जब निकाला जाता है तब कहते हैं कि U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में G होता है, जहां पर थीटा इक्वल्स टू अगर 45 डिग्री रखूं, थीटा इक्वल्स टू कितना? 45 डिग्री, तो R मैक्स प्राप्त होता है। ठीक है ना। R मैक्स कब प्राप्त होता है? जब थीटा इक्वल्स टू कितना रखे? 45 डिग्री। तो R मैक्स की वैल्यू कितनी भैया? 100। मतलब U स्क्वायर अपॉन में G इंटू साइन 45 इंटू 2 इंटू 45 कितना मिलेगा भाई? तो 100 इज इक्वल्स टू U स्क्वायर अपॉन में G साइन 90 हो गया ना।
ये 2 इंटू 45 मतलब क्या, साइन 90, एंड साइन 90 विच इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पर 1 लिख लेता हूं, मतलब मेरे को एक वैल्यू मिल गई क्या, u स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू 100। अब एंगल पता ही है, तो मेरे से पूछा जा रहा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। अब मुझे इसमें से निकालना है, जब इसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, मतलब इस फॉर्मूले कैसे लिखता हूं भाई, तो मैं लिखता हूं ना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये 2as, a की जगह पे क्या था भाई g, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव ऑफ g, तो मतलब प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस जी h लिख लो ना डिस्प्लेसमेंट को, तो भैया हो गया बात खत्म। यहां पे मुझे निकाला, मेरे से निकालने को कहा गया h और कहा गया h मैक्स, तो h मैक्स पे जब मैं बात करूंगा तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ये है मेरा h मैक्स, यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाएगी, 0, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई भैया 0, है ना। अच्छा ऐसा भी नहीं कहा जा रहा, कायदे से कहा जाए तो, है ना, तो देखिए h मैक्स इक्वल्स टू, h मैक्स के लिए v 0 हो गया, तो इसको कर दो 0, 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2gh, एक को लेफ्ट में रखिए एक को राइट में, तो मैं एक काम करता हूं इसको इधर ले आता हूं, 2gh इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, यू स्क्वायर, मेरे से सिर्फ और सिर्फ h मांगा जा रहा था, तो h इज इक्वल्स टू क्या मिल गया भाई, तो 1/2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर अपॉन में g, ये h अल्टीमेटली h मैक्स है, ठीक है ना, मैक्सिमम अधिकतम, तो ये h इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1/2 टाइम्स ऑफ u अपॉन g, सॉरी u स्क्वायर अपॉन g, है ना, u स्क्वायर अपॉन g कितना निकला, 100 इंटू 100, 2 से कैंसिल कीजिए कितना मिला, 50, मतलब मेरे को मिल गया h मैक्स इज इक्वल्स टू 50 मीटर। आंसर में दिख रहा है क्या कहीं पे आपको, तो बिल्कुल दिख रहा है भैया, ये क इज द करेक्ट वन, 50 मीटर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब 18th का भी आंसर मिल गया 50। आइए क्रॉस वेरीफाई करते हैं, बिल्कुल सही है ना। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये कह रहे हैं भाई कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर जिस अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है वह होगी, कितना होगा, अभी ये कैलकुलेट किया, सेम है ना, ये 2 बार 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, यूपी बोर्ड में जनरली ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भाई इसने दोनों को ही रख लिया था, आंसर सेम है, कितना भाई, अभी जो कैलकुलेट किया हमने 50 मीटर, 50 मीटर इज द करेक्ट वन, ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, जो पहले गिवन था वही है भाई, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। चलिए क्रॉस वेरीफाई करते हैं भाई, तो ख इज द करेक्ट वन, 50 मीटर, है ना। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, यहां पे कह रहे हैं 15 के कोण पर प्रक्षेपित किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास 50 मीटर है, इसे 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो इसका परास कितना होगा, ठीक है, तो भाई इसका जो परास होगा, अगर आप 45 डिग्री के कोण पे करते हैं तो मतलब इसमें अधिकतम परास मिलना चाहिए, ठीक है ना, क्या मिलना चाहिए, अधिकतम परास, ठीक है, तो मतलब यह है इसका अधिकतम परास कितना मिलेगा, तो 100 मीटर भाई, 100 मीटर इसका अधिकतम परास मुझे मिलेगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो मुझे मिलता है, जैसे 50 मीटर मुझे मिला है, अगर 45 पे करूंगा तो इसका अधिकतम पहुंच जाएगा, और अधिकतम कितना हो सकता है, ये जो है आधा है, तो ये इसका डबल हो गया 100 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 21, किसी द्विविमीय गति में ताक्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, v0 कैसा भाई, पॉजिटिव है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यतः सत्य है, कौन सा कथन बिल्कुल सही होगा, कब भाई, जब द्विविमीय गति में ताक्षणिक चाल, है ना, v0 पॉजिटिव है, औसत वेग किसी भी समय शून्य नहीं होता, औसत त्वरण सदैव शून्य होना चाहिए। अब ताक्षणिक है भाई, समान समय अंतराल में हुए विस्थापन समान होते हैं, समान समय अंतरालों में समान पथ की दूरियां तय की जाती। तो देखिए अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस का मतलब सिंपली है कि एक क्षण विशेष पर, है ना, एक क्षण पे जो हमारा वेग होगा उसकी हम बात करें v0, तो इस समय में कह सकते हैं कि समान समय अंतराल में समान पथ दूरियां तय की जाती, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, यह हमेशा सही होगा, ठीक। आगे बढ़ता हूं मैं 22 पे, किसी द्विविमीय गति में ताक्षणिक चाल v0 कोई धनात्मक नियतांक है
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यतः शून्य होगा? कहानी सेम दिख रही है आपको, लेकिन ऑप्शंस चेंज हो गए। कण का त्वरण शून्य है, कण का त्वरण परिबद्ध है, कण का त्वरण अनिवार्यतः गति के तल में है, कण को एक समान वृत्तीय गति करनी चाहिए। तो भैया कण का जो त्वरण है वो अनिवार्यतः गति के तल में, जो एक्सीलरेशन है उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में गति हो रही है। अगर एक्स वाई प्लेन में गति हो रही है तो त्वरण भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक आकर खत्म कर लिया अपने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को। मतलब एक पोर्शन हमने देखा जहां पे 22 क्वेश्चंस हमने एमसीक्यूज के रूप में देखे, और जो टारगेट हमने इनिशियली सेट किया था कि इस पूरे चैप्टर को हम फिंगर टिप्स पे ले आएंगे, एक क्लिक में हमें पूरा ही चैप्टर याद हो जाए, वो काम होपफुली हम कर पाए हैं। जितने भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल थे, जितने भी फॉर्मुलेशंस पॉसिबल थे, जितने भी हमें इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस हो सकते थे, उन सभी को हमने कवर अप किया एंड हमने पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। तो इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप कुछ इस प्रकार से, लाइक अगर आप अपने लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, मोबाइल, आईफोन, आईपैड, जिस किसी से भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, तो भाई हमारे साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो प्रोवाइड कर रहा था भाई आपको सीबीएसई, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम्स। सीबीएसई का मतलब है ये एनसीईआरटी से, यानी सारी ही क्लासेस पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट जैसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो भी आपको घबराने, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी भी क्लासेस मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर आप यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स एनसीईआरटी फॉलो करते हैं एंड ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो मतलब सभी बोर्ड्स के लिए भी अवेलेबल है, एक्सक्लूसिवली यूपी एंड बिहार भी देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप स्पोकन इंग्लिश चाहते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके लिए लाइक बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीआईआईबी, जेआईआईबी, इनकी भी क्लासेस मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई बाय नाउ का ऑप्शन नहीं, कोई कूपन कोड नहीं, भी 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। हमसे YouTube के माध्यम से आप जुड़े ही हैं, आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आता है फ्री एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले वीडियो में और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।